अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर हमज़ा और हील इस्माइल के जानिब से आज हमने प्लैब का सेशन स्टार्ट किया था। तो प्लैब 1 के सेशन के लिए हमारे साथ एक डॉक्टर थे जिन्होंने हमें प्लैब 1 के बारे में बताया था और प्लैब 2 के बारे में अभी जो मेरे साथ लाइव से आएंगे वो हैं डॉक्टर ज़हूर, जो कि एक तो हमारे साथ घूमे मेडिकल कॉलेज में हमारे सीनियर भी रह चुके हैं और उनकी तरफ चलते हैं और उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़हूर। Walaikum salam, Hamza. जी डॉक्टर ज़हूर, आप So, हमें I'm Dr. Zahor. I graduated from Gumal Medical College back in 2018, and then I did my house job in Dar es Khan as well. So I finished it in 2019, and currently I'm working as an SHO in the cardiology department in Harefield Hospital, London. ठीक है डॉक्टर ज़हूर। तो डॉक्टर ज़हूर, हम अभी सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि प्लेब 2 है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, हम कैसे प्लेब 2 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? देखिए, प्लेब 1 के लिए आपके पास OET का होना जरूरी है, और ये जरूरी है कि आप मतलब फाइनल ईयर अपने पास किया हो, ठीक है, कि मेडिकल डिग्री हो आपके पास। प्लेब 1 के लिए ये जरूरी होता है। प्लेब 2 के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम योर प्लेब 1 रिजल्ट। प्लेब 1 अगर आपका पास है, देन यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर योर प्लेब 2। जो जनरल मिसकंसेप्शन है कि यू नीड OET और IELTS फॉर योर प्लेब 2, दैट इज नॉट द केस। उसकी बारी तब आती है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो। तो प्लेब 2 के लिए जस्ट क्लियरिंग प्लेब 1 इज एनफ, देन यू कैन अप्लाई फॉर प्लेब 2। ठीक है डॉक्टर ज़हूर। तो इनकी बुकिंग कैसे होगी? प्लेब 2 एग्ज़ाम है कि हम कैसे बुक करेंगे? देखिए, जिस तरह आप प्लेब 1 बुक करते हैं, आई एम श्योर the other doctor must have told you guys like how to book Pleb 1. Pleb 2 is booked in the similar fashion on the GMC website. आप अपने अकाउंट में जाते हो, आपको रिजल्ट मिलता है कि योर प्लेब 2, यू हैव पास्ड योर प्लेब 2, एंड देन यू सिंपली गो देयर एंड यू बुक योर प्लेब 2 एग्जाम। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, बट आपने ये क्या करना है कि स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, आप फर्दर प्लेब 2 की तरफ जाएंगे। आप ज़रूर भाई हमें बेसिक पाथवे बताएं जो कि प्लेब एग्ज़ाम से स्टार्ट होता है और एंड पे जाता है जहाँ पे हमें फेलोशिप मिलती है। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि यूके का जो पाथवे है, बेसिक पाथवे 2 का है, वो कैसा है? देखिए, जैसे आप सब लोगों को पता है कि द प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट्स विद यू क्लियरिंग द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स, जिसमें IELTS आता है या OET आता है। These days many people are going for OET because it is sort of related to the medical field, so it's quite easier for the doctors to pass it in first attempt. So as soon as you have like proven your English proficiency by clearing one of these exams, then the next thing is to apply for Pleb 1. You do Pleb 1, and then you apply for Pleb 2, you clear Pleb 2. So as soon as you clear Pleb 2, you are now eligible for GMC registration. तो आप GMC registration के लिए apply करते हो and you get the registration. So जैसे ही आपको registration मिलती है, you are now eligible to apply for jobs in the UK. Now यहाँ पर जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स है जैसे हम लोग, तो हमें डायरेक्टली ट्रेनिंग में आना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट एनी प्रायर NHS एक्सपीरियंस। तो हम क्या करते हैं कि हम नॉन ट्रेनिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे SHO की जॉब हो गई, या FY2 नॉन ट्रेनिंग हो गया, CT1 कोर ट्रेनिंग 1 नॉन ट्रेनिंग हो गया। तो हम नॉन ट्रेनिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, एंड वो NHS का अपना एक वेबसाइट है, NHS जॉब्स, और उस पर हम अप्लाई करते हैं। देन वी स्टार्ट वर्किंग हेयर एज अ नॉन ट्रेनिंग डॉक्टर्स बेसिकली, यानी कि NHS में तो काम कर रहे हैं, बट इट इज नॉट काउंटिंग टुवर्ड्स आवर ट्रेनिंग। फिर अब डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे कि कौन कितना काम करने वाला बंदा है, कौन कितना हार्ड वर्किंग है। I know a person who worked in the NHS for just 3 months as a non-training doctor, and then went into GP training. यानी कि पिछले साल उसने ट्रेनिंग शुरू की, 3 महीने नॉन ट्रेनिंग जॉब शुरू की, उसने 3 महीने नॉन ट्रेनिंग जॉब की, एंड देन ही एंटर्ड इनटू GP ट्रेनिंग पोस्ट।
तो ये डिपेंड, कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-3 साल तक यहाँ पर नॉन ट्रेनिंग जॉब करते रहते हैं एंड दे आर नॉट येट एबल टू मूव इनटू द ट्रेनिंग जॉब्स, ठीक है। तो लेट्स से एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एनएचएस में आता है, 1 साल, जो मतलब एवरेज पे 1 साल आपको नॉन ट्रेनिंग जॉब करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड योर पोर्टफोलियो एंड अदर सच इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर व्हेन यू इवेंचुअली अप्लाई फॉर द ट्रेनिंग। तो उसमें आपको जो पहला जो एसेंशियल चीज है वो है क्रस्ट फॉर्म का साइन करवाना। क्रस्ट फॉर्म इज अ सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस फॉर ट्रेनिंग, जो यूके में यहाँ पर। तो क्रस्ट फॉर्म अगर आप साइन नहीं करते तो स्पेशलिटी में नहीं जा सकते। सो दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस फॉर एंटरिंग इनटू ट्रेनिंग। तो ये जब आप 3 महीने मिनिमम एक कंसल्टेंट के साथ काम कर लें, उसके बाद ही जाके आप ये साइन करवा सकते हैं अपने कंसल्टेंट से, और देन यू कैन अप्लाई फॉर द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में अप्लाई करने के लिए आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जो जनरल मिसकंसेप्शन है कि शायद आपको MRCP 1 की जरूरत पड़े, MRCP 2 की जरूरत पड़े, तो नहीं, यू कैन अप्लाई फॉर द ट्रेनिंग पोस्ट विदाउट एनी एग्जाम व्हाटसोएवर। फिर आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट इट डिपेंड्स ऑन द स्पेशलिटी। सम स्पेशलिटीज में क्या होता है कि वो रन थ्रू स्पेशलिटीज है, जैसे आप मोस्ट ऑफ यू गाइस नो नाउ। रन थ्रू स्पेशलिटीज में यह होता है कि ईयर 1 से शुरू होता है, ठीक है, उसको हम ST1 कहते हैं, स्पेशलिटी ट्रेनिंग 1, एंड इट गोज ऑल द वे टू ST7। तो वो रन थ्रू स्पेशलिटीज होती हैं। इसके कंपैरिजन में फिर जो बाकी स्पेशलिटीज बचती हैं, दोज आर नॉट रन थ्रू स्पेशलिटीज। उनमें क्या होता है कि दे आर स्प्लिट इनटू 2 सेक्शंस। उसमें आजकल, पहले ये था कि कोर मेडिकल ट्रेनिंग होती थी, आजकल उसे कहते हैं इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग, IMT1, IMT2, IMT3। तो वो कोर ट्रेनिंग में आप जाते हो, 3 साल वहां पर गुजारते हो, फिर आप प्रोग्रेस करते हो उनको स्पेशलिटी ट्रेनिंग, और स्पेशलिटी ट्रेनिंग में फिर आप 4 साल गुजारते हो। तो दिस इज द जनरल ओवरव्यू ऑफ द पाथवे। ठीक है। अच्छा जरूर भाई, हम प्लेब 1 के लिए जैसे सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, दैट वी यूज प्लेबल अलॉन्ग विद प्लेब फीस, और सम पीपल यूज मेडिकेशंस। प्लेब 2 के लिए व्हाट आर द सोर्सेज व्हिच वी हैव टू यूज फॉर प्लेब 2? एकेडमीज के बारे में हमें बताएं, और बुक्स के बारे में भी बता दें प्लेब 2। देखें, बुक्स प्लेब 2 के लिए कोई नहीं है। मतलब अगर आपने फाइनल ईयर पास किया है और आपने प्लेब 1 भी पास किया है, तो यू हैव इनफ क्लिनिकल नॉलेज, ठीक है, तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए। प्लेब 2 का मेन मकसद है कि आपकी क्लिनिकल स्किल्स को वो लोग टेस्ट कर सकें। अब इसके 2 अप्रोचेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, और आप जाते हो स्ट्रेस, और अलग कंट्री में 2 महीने रहते हो, फिर एग्जाम देते हो। मेरा जाती, तो इसमें आप डिपेंड करता है आप किस बंदे से पूछ रहे हो। मेरा अगर जाती मशवरा मैं अगर दूं, एडवाइस दूं, तो वो ये होगा कि एकेडमी इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। उसमें आपको एकेडमी के बगैर मुझे नहीं लगता कि एक पाकिस्तानी ग्रेजुएट प्लेब 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। हाँ, सेकंड थर्ड में वो निकाल लेगा विद एक्सपीरियंस, वो समझ जाएगा कि एग्जाम में क्या आता है एक्चुअली, क्या नहीं आता, तो वो निकाल लेगा। लेकिन विदाउट एकेडमी इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। तो आप आते हैं यहाँ पर एटलीस्ट 2 months बिफोर योर एग्जाम, यू ज्वाइन एन अकेडमी विच यूजुअली रन्स फॉर 14 days। उस अकेडमी में क्या होता है कि वो आपको जनरली पढ़ाते हैं कि किस टाइप के ऑस्की स्टेशन आ सकते हैं, क्या आपने करना होगा, क्या अप्रोच अप्लाई करनी होगी, बिकॉज NHS इज वेरी डिफरेंट व्हेन यू कंपेयर इट टू द अदर हेल्थ सिस्टम्स। तो 14 days की अकेडमी, दे विल गिव यू नोट्स, उसमें स्क्रिप्ट्स होते हैं अबाउट डिफरेंट स्टेशंस, 6 weeks of preparation after the academy। उसके बाद फिर आप एग्जाम में जाते हैं, and then you can easily clear it. There's such no books, no other resources. You have to apply for the academy. You have to do the academy in order to sort of pass this exam. ओके जरूर भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ स्टेशंस दैट कम इन प्लेब 2? लाइक किस चीज़ में हम लोग वो लोग हमें टेस्ट करेंगे, लाइक कौन से स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेशंस होते हैं, ये चेंज होते हैं, या हर प्लेब 2 का जो एग्ज़ाम होता है ये ऑलमोस्ट सेम होता है जो कि नेक्स्ट कंडक्ट किया जाएगा? इसमें 3 चीजों पे वो लोग आपको टेस्ट करते हैं बेसिकली। आपकी हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन कैसा है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। ये
प्लेब 2 के 3 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसके ऊपर आपको वो लोग टेस्ट करते हैं। हर स्टेशन यूजुअली जो मेरे टाइम पे एग्जाम हुआ था तो वी हैड 16 स्टेशंस, उनमें से 3 क्या थे कि 16 फुल स्टेशंस थे और फिर 3 रेस्ट स्टेशंस थे, ठीक है। तो 16 फुल स्टेशंस में 8 वर हिस्ट्री बेस्ड स्टेशन, जिसमें एक एक्टर बैठा होता है जो एक पेशेंट की एक्टिंग कर रहा होता है, एंड देन यू जस्ट हैव टू गो देयर, टेक द हिस्ट्री, मेक अ डायग्नोसिस एंड डू द मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें आ गई आपकी, ठीक है, आपकी एग्जामिनेशन भी आ गई, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी आ गई और आपकी हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स भी आ गई, ठीक है। तो ये हर स्टेशन में आपकी ये 3 चीजें वो लोग करेंगे, वो लोग चेक करेंगे, ठीक है। अब सॉरी, एग्जामिनेशन नहीं, मैनेजमेंट। सो हिस्ट्री टेकिंग, मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये आपके हर स्टेशन में वो लोग इस पे आपको मार्क करेंगे। तो 16 स्टेशन थे, उसमें से 8 हिस्ट्री टेकिंग थे, 3 मेरे ख्याल में एग्जामिनेशन स्टेशंस थे और 2 प्रोसीजर थे, जिस तरह हमारा अपना फाइनल ईयर का उसका एग्जाम होता है। तो हिस्ट्री टेकिंग का मैं आपको बता दिया कि एक्टर विल बी देयर और उससे आपने बात करनी होगी, उससे पूरी हिस्ट्री लेनी होगी, और फिर जाके एग्जामिनेशन, अगर वो कहे कि एग्जामिनेशन करो तो यू कैन डू द एग्जामिनेशन एज वेल, लेकिन यूजुअली यू जस्ट गिव द डायग्नोसिस एंड देन यू विल गिव हिम द मैनेजमेंट प्लान। अब फिर एग्जामिनेशन के स्टेशंस में भी क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास मैनिकन्स पड़े होते हैं, ठीक है, और साथ उसके एक एक्टर होता है। तो एक्टर से आप थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री लेते हो और उसके बाद फिर उसी मैनिकन पे आप एग्जामिनेशन कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का आपको कहें, इसके बाद फिर प्रोसीजर है, प्रोसीजर में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर्स है, भाई कैनोला पास करना है, क्या करना है कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस करना है, ठीक है, इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, नॉट टू डिफिकल्ट। एक जो स्टेशन होता है वो फिर सिम मैन का स्टेशन होता है। सिम मैन अब एक इट्स लाइक अ रोबोट जिसको एग्जामिनर मैनिपुलेट कर सकता है, वो डिफरेंट फाइंडिंग्स आपको देगा। उस स्टेशन का काम क्या है कि अपने इमरजेंसी मैनेजमेंट स्किल्स आपके वो लोग चेक करेंगे इस स्टेशन। एक बहुत ही अनवेल रोबोट सिम मैन आपके सामने होगा और उसको आपने मैनेज करना होगा। अगर आप प्रॉपरली सही मैनेज कर रहे हैं, द सिम मैन और द सिमुलेशन मैन विल बिकम बेटर एंड यू विल पास द स्टेशन। अगर आप गलत मैनेजमेंट स्टेप दे रहे होंगे तो यू विल फेल द स्टेशन। लेकिन चलें, ये फिर एडवांस आगे की बात है। तो दिस इज हाउ इट गोज। हर स्टेशन 8 मिनट का होता है और हर स्टेशन के 12 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स आपके इंटरपर्सनल स्किल्स के होते हैं, 4 मार्क्स आपके हिस्ट्री टेकिंग के होते हैं, 4 मार्क्स आपके मैनेजमेंट के होते हैं। तो अगर आपने ये तीनों चीजें कवर किया देन यू कैन लाइक इजीली पास द एग्जाम। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है सर भाई, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे रह गया था वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कौन सी टाइप ऑफ अकेडमीज जो हैं वो हमें ज्वाइन करनी चाहिए। लाइक देयर आर नंबर ऑफ अकेडमीज, आप किस में गए थे और कौन सी अच्छी थी, तो आप हम लोगों को बताएं। अकेडमीज अगेन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जिसने जिस एकेडमी में पढ़ा है तो यूजुअली ही विल टेल यू कि ये एकेडमी बेस्ट है। सो इन माय ओपिनियन अकेडमीज डजंट मैटर। जो टॉप की कुछ एकेडमीज हैं जैसे कि कॉमन स्टेशन है, एस्पायर्स एकेडमी है, सैमसन है या स्वामी एकेडमी है, ये चारों एकेडमीज में कोई किसी में भी आप जाएं तो इट डजंट रियली मैटर। अगर मुझसे पूछा जाए तो इन सब में अगर मैं रेट करूं इन टर्म्स ऑफ their ability to sort of train us well, common station top पे आती है, no doubt. The reason for that is that the doctor who teaches there is extremely sort of committed to what he's doing. He will come throughout the 14 days of your course and he will be there for you when you need it, when you need him. तो common station comes right at the top पे aspire, second पे aspire को मैं रेट करता हूँ, then Samson and then Swami. तो इन 4 एकेडमीज में से कोई भी एकेडमी आप ज्वाइन कर लें, I'm sure that you will be able to clear this exam in first attempt. अच्छा, वीज़ा प्रोसेस जो है प्लेब 2 का, वो हमें आप थोड़ा बेसिक व्यू दे रहे हैं कि क्या हमें मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वीज़ा के अंदर, कि ऐसा ना हो कि वो हमारा वीज़ा रिजेक्ट करने प्लेब 2 के लिए। तो कैसी मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड की और आपको प्लेब 2 का वीज़ा मिला था? प्लेब 2 का वीज़ा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा है, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, क्योंकि जब आप प्लेब 1 क्लियर करते हो देन यू हैव द राइट टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, ठीक है। जब आप प्लेब 2 के वीज़े के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर एक
ऑप्शन आता है कि आप यूके क्यों जाना चाहते हैं, तो उसमें एक प्लब 2 का ऑप्शन भी है, प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक एग्जाम। तो यू हैव द राइट टू, उसमें रिजेक्शन के चांसेस होते हैं बट दे आर वेरी मिनिमल। जो मेन सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या है कि आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो सही ना हो। बैंक स्टेटमेंट में वो पहले तो ये होना चाहिए कि देयर शुड बी इनफ फंड्स इन योर बैंक स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 महीने के लिए जाना चाह रहे हो तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 times मोर देन व्हाट यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग इन द यूके एटलीस्ट। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल यूके में 2000 पाउंड खर्च करने जा रहे हो तो यू शुड हैव 4000 पाउंड्स। तो इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं वो लोग। फिर जो सेकंड चीज होती है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है इट मस्ट बी क्लीन। ठीक है भाई, क्लीन से क्या मुराद है कि जो पैसा उस बैंक में आ रहा है, जो पैसा उस बैंक से बाहर जा रहा है, देयर शुड बी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। अगर एक सैलरीड बंदा है तो उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली जस्ट गिव द बैंक स्टेटमेंट एंड दैट्स इट। तीसरी चीज, मिनिमम ऑफ 6 months ऑफ बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होता है। ठीक है, चौथी चीज क्या है कि जो क्वेश्चन आपका होगा अगला कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी अपनी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो कैन वी यूज आवर पेरेंट्स एज स्पॉन्सर? यस यू कैन। So I used my father. Obviously, I did not have enough funds to go for the test. So I used my father's bank account and his bank statement. All I did was कि मैंने एक affidavit बनवाया था, in which it's very important when you are using your father's or your sponsor's bank account or his balance, then you must sort of make an affidavit in which he is sort of certifying that yes, this is my son and he can use the money when and if required. तो ये बैंक स्टेटमेंट सबसे बड़ी चीज है। बाकी जो छोटी मोटी मिस्टेक है वो उससे वो नहीं करनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेब 2 के लिए जा रहे हो तो आई वुडंट रिकमेंड कि आप 2 महीने से ज्यादा का स्टे आप शो करो अपने वीजा के एप्लीकेशन में, मैक्सिमम ऑफ 2 months। फिर उसके बाद नीचे आप जितने भी चाहें। सो दैट्स इट। वीजा इज यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस एंड आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी ट्रबल in getting it. Okay. So, Plab 2 exam, so by cleared, let's suppose I cleared Plab 2 exam and I apply for GMC registration, I get the registration. तो उसके बाद मैं जब जॉब सर्च करूँगा तो मेरा जो पोर्टफोलियो है और मेरा जो सीवी है वो किस तरह होनी चाहिए कि मुझे जॉब जल्दी मिल जाए? तो ये कॉमन अच्छा, क्वेश्चन ये होता है कि या हाँ हमें no, that's a very good question. Yeah, that's a very good question. तो जनरली किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हो एनएचएस जॉब्स पे, तो वो लोग आपको जॉब की डिस्क्रिप्शन की एक फाइल देते हैं पूरी। ठीक है, इस फाइल में जब आप जाते हो तो वो लोग आपसे क्या मांगते हैं कि एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर अप्लाइंग, एक है डिजायरेबल। एसेंशियल में हर जॉब में ये कॉमन है कि आपके पास जीएमसी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, नंबर 1। आपके पास क्या है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो आपका एग्जाम है वो वैलिड होना चाहिए, नंबर 2, थिंग्स लाइक दैट। अब इट वेरीज फ्रॉम जॉब टू जॉब। अगर मेरे लेवल की जॉब की बात की जाए, चूंकि एसएचओ लेवल की जॉब है, तो यानी कि FY2 से ऊपर है और CT1 के लेवल से थोड़ी सी नीचे है, तो इट इज अ सीनियर पोस्ट कंपेयर टू FY1 एंड FY2। तो आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस को वो लोग इतना हाईली रेट करते हैं। मैं पहले टीचिंग एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इस चीज को बहुत ज्यादा हाईली रेट करते हैं। आपको लोग अक्सर कहेंगे कि नहीं यार, ये टीचिंग इट्स रिस्क फैक्टर है, हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले। नो मेरे केस में क्या हुआ था कि जितनी भी मैंने इंटरव्यूज दी, whenever I mentioned teaching, they became interested straight away. तो अगर आप हाउस जॉब कर रहे हो, कभी भी ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट ना करें टीचिंग की। ठीक है, जूनियर्स को पढ़ाएं वार्ड पे, कॉलेज में जाएं, लेक्चर लें, वॉलंटियरली लेक्चर लें, बस मेक श्योर दैट यू हैव अप्रूव ऑफ दैट। उनसे फीडबैक ले लें। ठीक है, उनसे फीडबैक ले लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग के अलावा आपके अपने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल गैप नहीं होना चाहिए आपका ज्यादा। ठीक है, 2 महीने का 3 महीने का हाउस जॉब के बाद आपका गैप बनता है, क्योंकि आप प्लब 2 एग्जाम के लिए जा रहे हो या कोई और एग्जाम दे रहे हो, तो वो बनता है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे बंदे होंगे फॉर एग्जांपल उनका क्लिनिकल गैप कोई 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो, तो ये नहीं कि उनको जॉब नहीं मिलती, उनको जॉब मिलने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो कोई ज्यादा स्पेशल चीज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब डिजायरेबल चीजों पे आते हैं, तो रिसर्च
It's very important. अगर आप, it will definitely give you an edge when they are shortlisting people for the interview as well as when they are shortlisting people for the job actually. Research बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा ऑडिट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स ये आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो BLS और ALS. नाउ जब आप प्लेब 2 के लिए यहाँ पर आए, मैं जितने भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त लोग, जब आप प्लेब 2 के लिए यहाँ पर आए, कोशिश करें कि आप यहाँ से BLS एटलीस्ट, और अगर हो सके तो ALS का कोर्स करके जाएं. ठीक है, पैसे लगेंगे आप लोगों के, दे आर लाइक 300 पाउंड्स. ALS का जो है तकरीबन 300 to 400 पाउंड्स इसका खर्चा होता है, लेकिन वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एज देगी. पाकिस्तान में जो ALS होता है, इट इज़ नॉट यूजुअली एक्सेप्टेड इन द UK. UK का अपना ALS प्रोग्राम है, और अपने यहाँ पर जो ALS होता है उसी को ही ये लोग एक्सेप्ट करता है. तो फिर अटैचमेंट्स की बात आती है. लोग अक्सर पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम अटैचमेंट करें तो हमें जॉब आसानी से मिल जाती है. तो दिस इज़ वेरी ट्रू. आप जब यहाँ पर आते हो प्लेब 2 के लिए, कोशिश करें कि आप यहाँ पर अटैचमेंट्स करके पाकिस्तान जाएं. मेरे 3 ऐसे दोस्त हैं हम तीनों ने प्लेब 2 एक साथ किया था, एक ही दिन पे हमारा एग्जाम. वो 3 यहाँ पर रहे, उन्होंने अपना अटैचमेंट शुरू किया, क्लिनिकल अटैचमेंट. मैं आ गया पाकिस्तान. अल्दो आई हैड अप्लाइड फॉर अटैचमेंट, मेरी अटैचमेंट की एप्लीकेशन अप्रूव भी हो चुकी थी. आई जस्ट हैड टू गो देयर एंड डू माई अटैचमेंट. मैं पाकिस्तान आ गया, वो लोग UK में रह गए. आप यकीन नहीं करेंगे कि बिफोर देयर GMC रजिस्ट्रेशन दे हैड जॉब ऑफर्स. यानी कि उनके एग्जाम के 15 दिनों के अंदर अंदर उनको जॉब ऑफर्स आना शुरू होंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने NHS में काम किया. तो अटैचमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप प्लेब 2 के लिए यहाँ पर आए, मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर अटैचमेंट्स बिफोर हैंड, एंड दिस विल इंक्रीज योर चांसेस इमेंसली ऑफ गेटिंग अ जॉब. जरूर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है कि अभी हम जैसे जा रहे हैं तो UK का जो सिस्टम है, ये लोग अपना सिस्टम चेंज करने वाले हैं और प्लेब की जगह ये UK में ले लाने वाले हैं. तो क्या डिफरेंसेस हम एक्सपेक्ट करें UK में ले में, कि क्या डिफरेंस होगी? कोई डिफरेंस नहीं है. सेम एग्जाम, सेम पैटर्न विद अ डिफरेंट नेम, दैट्स इट. इट्स नॉट गोना चेंज एनीथिंग. या ओके, आपने क्लिनिकल अटैचमेंट का बताया, तो जहूर भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान में कोई UK ट्रेन डॉक्टर है जो कि काम कर रहा है, अगर हम उनके साथ अटैच हो जाएं, उनके साथ काम कर रहे हैं, अगर वो हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस LOR दे दें, उनसे हम उनके साथ मतलब हम काम करें, तो क्या हमारा वो काम जो है UK में जब हम CV बनाएंगे उसमें जब हम जॉब्स के लिए जाएंगे तो क्या एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? NHS में अगर आपने एक हफ्ता भी काम किया है तो इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब. ठीक है, तो अगर आपने अटैचमेंट्स यूजुअली रन फॉर 1 मंथ, तो मैं इतना भी रिकमेंड करूंगा कि इवन इफ यू हैव टू पे फॉर एन अटैचमेंट, यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स दे प्रोवाइड पेड अटैचमेंट प्रोग्राम्स. Even if you have to pay for an attachment, you must avail it, because if you have some sort of NHS experience, you will definitely be valued more than the rest of the competition. It's very important. Yeah. एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये है कि स्पेशलिटीज पे हम आते हैं, तो मेडिसिन वर्सेस सर्जरी हम अप्लाई करेंगे तो क्या मेडिसिन वाले को इतनी ज़्यादा जॉब ऑफर्स आती है, स्पेशलिटी वाले को कम आती है, सॉरी सर्जरी वाले को कम आती है? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आप नॉन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं या ट्रेनिंग पोस्ट? ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ. ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं. तो बिफोर हैंड मैंने जो है कंपटीशन रेशियो निकाला हुआ है अपने कंप्यूटर पे. सर्जरी का जो कंपटीशन, मैं पहले कंपटीशन रेशियो थोड़ा समझा दूं. कंपटीशन रेशियो जितना हाई होगा उसका मतलब यह है कि दैट स्पेशलिटी इज वेरी हार्ड टू गेट इनटू. कंपटीशन रेशियो जितना कम होता है वो स्पेशलिटी उतनी ही आसान होती है. ठीक है, यूजुअली कंपटीशन रेशियो अगर 2 या 2 से कम हो, दो स्पेशलिटीज आर वेरी इजी टू गेट इनटू. लेकिन अगर कंपटीशन रेशियो 2 से ज्यादा है और 4, तो दे आर लाइक इंटरमीडिएट डिफिकल्टी. 4 से ज्यादा हो तो दोज आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट इनटू. सर्जरी में जितनी भी स्पेशलिटीज मेरे सामने भी आ रही हैं,
दे आर ऑल अबव 5, उनके कंप्यूटेशन रेशियो 5 से ऊपर है। दे आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पर यूके में नॉन ट्रेनिंग पोस्ट में ज्यादा टाइम गुजारना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर सीवी, टीचिंग करके, मुख्तलिफ रिसर्चेस करके, ऑडिट्स करके, थिंग्स लाइक दैट। मेडिसिन ऑन द अदर हैंड इज द इजीएस्ट टू गेट इनटू। यहाँ पर जो इंटरनल मेडिसिन का IMT1 का जो मेरे पास कंपटीशन रेशियो आ रहा है 2020 का, वो 1.43 आ रहा है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इट इज बिलो 2 एंड इट इज वेल बिलो 2। सो ऑलमोस्ट एवरीवन हु अप्लाइज फॉर द IMT ट्रेनिंग दे विल गेट देयर, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी काम किया हो अपने सीवी में। सर्जिकल पोस्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बंदा अगर सर्जरी में जाना चाह रहा है तो वो नॉन ट्रेनिंग पे ज़्यादा टाइम लगाएगा तो उसका जो पाथवे हो जाएगा वो मेडिसिन के मुकाबले बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर मेरा एक दोस्त है कि वो अब GP ट्रेनिंग का कंपटीशन रेशियो बहुत कम है। GP, इन लोगों को GP चाहिए इस कंट्री में, सो इसलिए GP के सीट्स बहुत ज्यादा हैं ऑल ओवर द यूके, तो उसका कंपटीशन रेशियो बहुत कम है। तो अब उस बंदे ने सिर्फ 3 महीने यहाँ पर काम किया, उसकी सीवी बिल्कुल जीरो थी, मैंने उसकी सीवी देखी हुई थी, नथिंग वाज देयर। उसने GP के लिए जस्ट अप्लाई किया आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम फॉर दैट एंड ही गॉट इन। सेम गोज फॉर द IMT एज वेल। अगर आपने यहाँ पर 6 महीने या 1 साल काम किया हुआ है, थोड़ा सा भी आपने अपनी सीवी को इम्प्रूव किया हुआ है बाय डूइंग ऑडिट्स, रिसर्चेस एंड स्टफ लाइक दैट, you will easily get into internal medicine training. Surgery, on the other hand, you need time to sort of build up your CV. मैं अगर आपको एक सर्जिकल स्पेशलिटी की एग्जांपल दूं तो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी इज वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव फील्ड्स टू गेट इनटू। 2020 में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के टोटल 10 सीट्स थे पूरे यूके में, ओनली 10 स्लॉट्स फॉर कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, और 500 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि कंपटीशन रेशियो कहाँ तक पहुंच गई इसकी। तो इस तरह बाकी सर्जिकल स्पेशलिटीज ऑलमोस्ट गो लाइक दैट। ठीक है सर भाई, एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि यूके को आपने क्यों चूज़ किया? आप हमें यूके की लाइफ के बारे में बताएं। एक बंदा जो है उसे कितनी सैलरी, एक डॉक्टर जो है उसे कितनी सैलरी मिल रही है, आप कितने ईयर्स बाद ये लोग नेशनलिटी ले रहे थे, ये सब क्वेश्चन आप हमें इसमें बता दें। यूके क्यों चूज किया? It's a difficult question to be honest to answer. Again, it depends. It varies from person to person. कौन क्या करना चाहता है? I know people who are currently in Pakistan और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, and they are much more happier than I am at the moment. वो लोग बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही डिसाइड ये किया हुआ था कि मैंने यार पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन करनी है। तो कुछ जो एडवांटेजेस हैं यहाँ पर, जो जिसकी बुनियाद पे मैंने यहाँ पर आना चाहा, पहली चीज तो यह है कि ऑब्वियसली लाइफस्टाइल here is much better when you compare it to पाकिस्तान। बहुत सारे पर्क्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे चीजें हैं जो लाइफस्टाइल के हवाले से कि बंदा कहे कि यार these are better than back home। दूसरी चीज जो आती है वो NHS का एनवायरनमेंट आता है। Earlier I told you कि NHS is very stressful, but at the same time I've worked here for like 2 months now, but the amount of the kind of learning that you can achieve here is unparalleled. You can, like, in 2 months I've learned so much. When I compare it to what I learned in my house job in Pakistan, it was nothing. यहाँ पर 2 months में इतना the learning, basically the learning curve is very steep. आप बहुत जल्दी सीखते हो। क्यों? Because of the environment. Generally बहुत ही stressful environment होता है, आपको on the spot decision लेने होते हैं, and you are always covered by the registrars, you are always covered by the consultants, so you can ask them like whatever you want and they will be really happy. जो दूसरी बहुत ही मतलब जो चीज मुझे अच्छी लगी about the NHS, वो ये लगी है कि the environment is extremely supportive। यहाँ पर सपोर्ट बहुत ज्यादा है। कंसल्टेंट्स जब आते हैं तो समटाइम्स अगर आपने उनका ID बेज नहीं देखा, आपने उनका नाम नहीं पढ़ा कि ये कंसल्टेंट है, you will find it very hard to sort of know that हाँ जी ये कंसल्टेंट आ रहा है। पाकिस्तान में जनरली जब कंसल्टेंट आता है वर्ड्स पे तो पता चल जाता है कि भाई कंसल्टेंट आ गया। यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है।
मुझे याद है जब मैं, आई थिंक इट वाज माय थर्ड और फोर्थ डे, तो जब मॉर्निंग राउंड होती है तो उससे पहले एक मीटिंग होती है छोटी सी। तो मैं जब रूम में गया तो दो डॉक्टर्स बैठे हुए थे और एक डॉक्टर जो है वो खड़ा हुआ था और एक कुर्सी वैसे ही पड़ी हुई थी। तो मैं जाके बैठ गया उसमें। मैं सोच रहा हूँ कि जो बैठा हुआ है दिस इज द कंसल्टेंट और ये कोई बड़ी चीज है। बाद में जाके पता चला कि यार ये जो बंदा खड़ा हुआ था जो इस रजिस्ट्रार को सुन रहा था, ही वॉज एक्चुअली द कंसल्टेंट। सो यहाँ पर कोई वो डिफरेंस ही नहीं है। बंदा कंसल्टेंट से ऐसे ही बात करता है कि यार एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर 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 फ्रेंड, मतलब कोई कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी है। किसी भी इंस्टेंट पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो रजिस्ट्रार को एंड देन कंसल्टेंट को। दे विल गाइड यू व्हाट टू डू फॉर अ पेशेंट। यू डोंट हैव टू लाइक मेक सुपर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस फॉर अ पेशेंट। दीज आर द एडवांटेजेस। अब एक एक चीज जो है वो मैं ये कहूंगा कि स्ट्रेसफुल है एनएचएस। पहले जब आप आते हो 2-3 महीने, तो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ गेट इनटू द सिस्टम। बट नाउ व्हेन आई कंपेयर इट विद माय फर्स्ट वीक, as soon as you understand the system, थोड़ा सा सिस्टम का पता चल जाए कि यार how it works, then it's a very sort of a smooth going system. कोई इसमें ऐसे नहीं होती कि issues हैं, systematic हैं। So yeah, these are the few things that sort of, that's why I wanted to come to the UK. बाकी then again it depend करता है। तो अगर जो पाकिस्तान में मतलब they are hell bent on staying in पाकिस्तान, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाके एफसीपीएस करें, not a bad option at all। पाकिस्तान में रह के एफसीपीएस करना अपने लोगों में, it's a very good option as well। So it depends, it depends। ठीक है। ज़रूर भाई, जो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि आप हमें या पे के बारे में बता देते हैं इसकी। सैलरीज यहाँ पर ऐसे हैं कि दे इंक्रीज लाइक फ्रॉम FY1 ऑल द वे टू ST7। ठीक है, FY1 के लेवल पे जो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है दैट इज यूजुअली £28,000 पर एनम। तो FY2 की फिर इंक्रीज हो जाती है टू 32 to 33,000 पर एनम। फिर सिटी 1 की चली जाती है 39,000 एंड सो फोर्थ। मेरी स्टेज पे जो है फॉर एग्जांपल एक SHO की सैलरी जो होती है वो 39,000 से स्टार्ट होती है, 39,000 पर एनम। ठीक है, पाउंड्स। तो अब फिर क्या होता है कि आपकी, लेकिन ये सैलरीज आपको मिलती मंथली है। तो अगर आप 39,000 के हिसाब से सैलरी देखें तो इट बल्स डाउन टू 3,500 पर मंथ, £3,500 पर मंथ। लेकिन फिर आपको पता होगा कि यूके में टैक्स जो है बहुत ही ज्यादा है। तो एक SHO के लेवल की जो सैलरी है इवेंचुअली जो आप टेक होम सैलरी लेते हो, इट्स यूजुअली अराउंड अबाउट लाइक 2,800 2,700 पाउंड्स। तो आप इतना ही एक्सपेक्ट करें, इससे ज्यादा बहुत मुश्किल है कि आपको मिले बिकॉज ऑफ द टैक्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। और थर्ड पार्ट जो था सर भाई इसी का, तो सिटीजनशिप के बारे में आपको कितने टाइम तक सिटीजनशिप यूके में मिल जाए? सिटीजनशिप आप फॉर एग्जांपल अगर टायर 2 वीजा पे आए हैं और आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर रहे हैं फॉर 5 years, तो आपको ILR मिल जाता है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। आपको पासपोर्ट फौरन नहीं मिलता, लेकिन इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाता है। लाइक अब आप यूके के सिटीजन हो विदाउट अ पासपोर्ट। ठीक है, उसके 1 साल बाद आप फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, एलिजिबल हो जाते हो। तो फ्रॉम द टाइम यू कम टू द यूके, 5 साल में आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाता है और 6 से 7 साल में आपको क्या मिल जाता है, सिटीजनशिप मिल जाती है। सो 5 years इज द मिनिमम लिमिट फॉर यू फॉर गेटिंग द ILR। ठीक है। लोग भाई यहाँ पे हम थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं नीचे ऑडियंस पे, क्योंकि यस, हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। या, ओके। अक्सर अहमद का क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द कोर्स फॉर द प्लेब एग्जाम? Plab exam, I assume she's talking about the Plab 1 exam. मोस्ट प्रॉब्लम यस। Yeah, so I'll tell you about both of them actually. So Plab 1 में क्या होता है कि clinical subjects आते हैं। I'm sure my other friend Dr. Kamran must have told you कि Plab 1 में आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स आते हैं और फोर्थ ईयर के जो ENT और आई हैं, ये these are like the main subjects. About 90% of the exam is from these subjects. जो बेसिक साइंसेस के हैं, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उनसे 10% ऑफ द एग्जाम आता है।
तो वो बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है, मतलब आप यूजुअली यू विल नॉट फाइंड दोस क्वेश्चंस वेरी ऑफन कमिंग इन द एग्जाम। तो आपके फाइनल ईयर प्लस फोर्थ ईयर का जो कोर्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम इज फ्रॉम क्वेश्चंस आर फ्रॉम दो सब्जेक्ट्स। प्लेब 2 में मैंने आपको बता दिया कि अगेन इट इज अ क्लिनिकल एग्जाम। आपकी जो फाइनल ईयर की ऑस की है, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो अप्रोच है वो डिफरेंट होता है। एनएचएस में जो अप्रोच है टुवर्ड्स हैंडलिंग डिफरेंट सिनेरियोज, दैट इज डिफरेंट। उसके लिए आपको यहाँ पर आके 2 महीने बस रहना होगा, अकेडमी ज्वाइन करनी होगी, जस्ट टू गेट a general idea of how the NHS system works. I hope that answers your question. ठीक है। यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राइम टाइम क्या होना चाहिए प्लेब 1 की प्रिपरेशन का? प्लेब 1 पे, हाँ, ये क्वेश्चन अक्सर लोग मुझसे करते हैं, इवन स्टूडेंट्स लाइक वाज स्टिल इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो प्लेब 1 यार, इट्स एन इजी एग्जाम, इट्स अ वेरी डुएबल एग्जाम। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि आप यूएसएमएलई की तरह 1 साल 2 साल 3 साल पहले आप स्टडी करना शुरू कर दें। तो जो बंदा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है और वो प्लेब 1 करना चाहता है, मेरी उनको सबको यही वो है एडवाइस है कि आप लोग इंग्लिश को इम्प्रूव करने पे फोकस करें। बाकी आप नॉर्मली जिस तरह पढ़ते हैं नॉर्मली पढ़ें, जो आप मेडिकल स्कूल्स में पढ़ते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है एज फार एज द मेडिकल नॉलेज इज कंसर्न। यस, ट्राई एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ताकि आपको फिर ओईटी और आइल्स में मसला ना हो। फिर प्लेब 1 की जो तैयारी है, इट इज यूजुअली, मतलब मैंने 3 महीने लिए थे। लोग कहते हैं कि 45 डेज में भी आप आराम से कर सकते हो। तो उसमें आपको पता है प्लेबेबल इज द main resource which is used for the Plab 1 exam. It takes like 3 months to sort of like understand the questions and do the questions, right? कोई extra book read करने की जरूरत नहीं है। Plabable में everything, all the explanations are there. So ये USMLE से बहुत different है कि आप कब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। तो आप जैसे ही ओईटी क्लियर कर लो, Plab 1 एग्जाम आपका बुक हो जाए, only then you should actually start preparing for the exam. ठीक है। डॉक्टर जहूर, एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से करना चाहूँगा यहाँ पे। Yeah. कि आप मुझे ये बता दें कि आपने बोला कि रिसर्चेज होनी चाहिए, तो क्या बंदे को रिसर्चेज ड्यूरिंग मेडिकल स्कूल करनी चाहिए, या उसको रिसर्चेज हाउस जॉब के दरमियान करनी चाहिए, या वो जब यूके में जाता है और वहाँ पे वो नॉन ट्रेनिंग जॉब शुरू करता है तो उस वक्त उसको करनी चाहिए? नहीं, पहले से कोशिश करेंगे पाकिस्तान में आप लोग रिसर्च करें। इट डजंट मैटर, अगर आपने फर्स्ट ईयर में भी रिसर्च किया हुआ है तो इट विल बूस्ट योर चांसेस। अगर आपने फाइनल ईयर में किया, इट विल बूस्ट योर चांसेस। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बस ये है कि जॉब पे अप्लाई करने से पहले आप कोशिश कर लें कि, मैं आपको अपना बताऊं कि मेरा कोई रिसर्च नहीं था, ठीक है, नंबर 1। कोई ऑडिट नहीं किया था मैंने, कोई सच एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेरी नहीं थी, या करिकुलर एक्टिविटीज नहीं थी मेरी, फिर भी आई गॉट द जॉब। सो trust me, there is like severe shortage of doctors in the UK at the moment. जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ, it is so short of doctors that we are asked to work in different departments at times. तो यूके का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि प्लेब के लिए जब लोग एग्जाम के लिए जाते हैं, तो सबको मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर्स की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया मेरे साथ, हम सबके तकरीबन 20-25 लोग हम थे पाकिस्तान से एकेडमी में, हम सबकी जॉब्स लग गई हैं इन लेस देन 6 months, विदाउट डूइंग एनी रिसर्चेज, विदाउट डूइंग एनी ऑडिट्स। कोई ऐसा स्पेशल काम हमने नहीं किया था, बट वी गॉट दी जॉब्स। सो रिसर्च करें, आपको एज मिलेगी, डेफिनेटली एज मिलेगी। आगे जाके ट्रेनिंग में एज मिलेगी, करें, ऑडिट्स करें। अभी आप लोगों के पास टाइम है, एनर्जी है, आप लोग कर सकते हो, और गाइडेंस भी है, आप लोगों को पता है कि वाई रिसर्च इज सो इम्पोर्टेंट। So everyone who is listening, I would highly recommend to sort of do some research, do some audits and stuff like that. ठीक है डॉक्टर जहूर, यहाँ पे हम अपना सेशन फिनिश करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए, आपने हमें टाइम दिया। Thank you. I hope I have answered all the questions, and it was a pleasure doing this session with you. Good luck to everyone.